हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडवे स्टडी। आज है 10 अगस्त। 10 अगस्त के करंट अफेयर देखेंगे। स्टैटिक प्लस जीके होगा। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन होंगे। इससे आपको पता चलेगा कि किस आरटीएल का क्या महत्व है और किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। मेरे बारे में कुछ जानकारी है वो आप जरूर देख लें। इसके अलावा चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करें और हमें ये जरूर बताएं कि आपको और क्या चाहिए। आपकी तैयारी में हम किस प्रकार की मदद कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। हमारा पहला आर्टिकल या हमारा पहला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट किस रिवर पे बनाया जा रहा है। तो ये है फ्लोटिंग सोलर प्लांट के बारे में बात की जा रही है। कृष्णा रिवर, गोदावरी रिवर, यमुना रिवर या नर्मदा रिवर। तो 2 सेकंड आप देख लें। इसका सही आंसर है नर्मदा रिवर पे। नर्मदा रिवर पे दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट बनाया जा रहा है। इसकी थोड़ी सी खासियत देख लेते हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा सोलर फ्लोटिंग प्लांट है कि ये क्या होगा ना, पानी में तैरेगा। इस तरह के छोटे छोटे वो होंगे, सोलर पैनल होंगे, ये पानी में तैर पाएंगे। तो यहाँ इससे क्या होता है ना, इससे दो फायदे होते हैं। मान लो ये वाटर है, इससे दो फायदे होते हैं। एक तो धूप की वजह से ये वाटर जो है ना ज़्यादा, इसका एवोपरेशन कम होगा। इसके अलावा जगह भी बचेगी। ठीक है, जैसे नॉर्मल ज़मीन पे बनाएंगे या नॉर्मल ज़मीन पे लगाया जाएगा ये, तो उसमें कहीं ना कहीं कोई ज़मीन यूज़ करनी होगी, वो भी बच जाएगा। तो इससे कई कई सारे फायदे हैं। ठीक है, तो इससे ज़मीन भी बचेगा। तो नर्मदा रिवर पे बनाया गया है पहला दुनिया का सबसे बड़ा सोलर फ्लोटिंग प्लांट। और यह टोटल 100 वर्ग किलोमीटर में फैला है। ठीक है, 100 वर्ग किलोमीटर में फैला है। इसकी लागत जो है 3000 करोड़ है। ओके, और सबसे बड़ी चीज जो ध्यान होनी चाहिए, ये मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के ओमकालेश्वर डैम पर बना है। तो इतनी चीजें आपको इसके बारे में पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल है, इस पे मुझे कोई खास क्वेश्चन मिला नहीं, तो इसलिए यह सही सा नहीं लगा। मुझे लगा सीधे आर्टिकल ही समझाते हैं। तो ये जो नेक्स्ट आर्टिकल है, ये नेशनल एंटी डोपिंग बिल को लेकर के, ये 2021 में आया था और अभी ये पारित हो गया है, पास हो गया है राज्यसभा में भी। तो इसलिए ये न्यूज़ में आ गया है। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। इसमें क्या होता है ना, कई बार किसी प्लेयर पे डोपिंग का चार्ज लगता है, तो उसको क्या है ना, उसको ज़्यादा बात करने का या ज़्यादा उसको बात रखने की ठीक तरह से व्यवस्था नहीं है। वो बात नहीं रख पाते हैं, अपनी बात नहीं रख पाते हैं ठीक तरह से। इसको सॉल्व करने के लिए एक नेशनल एंटी डोपिंग बिल लाया गया था 2021 का। तो इस वजह से ये न्यूज़ में है। तो इससे फ़ायदा क्या होगा, जो प्लेयर फंस जाते हैं डोपिंग टेस्ट में, तो उनको ये भी होगा ना कि उनको अपनी बात रखने का मौका दिया जाएगा। ये इसका खासियत है। इसके अलावा ये यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट के अंतर्गत आता है। इसका काम मैं बता चुका हूं। यदि किसी खिलाड़ी के ऊपर डोपिंग के चार्जेस लगाए जाते हैं, तो इस स्थिति में प्लेयर के अधिकारों की रक्षा करेगा ये वाला एक्ट। और इसका इसका जो शॉर्ट है, ये नाडा है, NADA। नाडा के बारे में और बताएं तो 2005 में 24 नवंबर 2005 में ये बनाई गई थी। इसके अलावा अगर वर्ल्ड लेवल पे देखें तो एक है बाडा, WADA। ठीक है, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। तो इसका भी नाम ध्यान रखना है, इसके वर्क भी थोड़े से ध्यान रखने हैं। इसका भी वर्क यही है, जिस तर्ज पे ये काम करता है उसी तर्ज पे ये काम करता है। लेकिन इसकी जो है ना, वाडा में कुछ खामियां हैं। जैसे कई ऐसे रूल हैं जो हमारे देश के हिसाब से इसमें फिट नहीं बैठते हैं, तो वो वाली प्रॉब्लम्स हैं। इसको लेकर के कई बार प्लेयर्स को नुकसान हो जाता है इससे। तो ये वाला नया लाया गया है, जो इसमें क्या है, कुछ परिवर्तन करके कुछ नया लाया गया है जो। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि अब हमारे देश में ही एक कानून होगा जिसमें कुछ संशोधन करके कुछ नया बना करके इसमें थोड़े से रूल रेगुलेशन खिलाड़ियों के पक्ष में भी किए गए हैं, प्लेयर्स के पक्ष में भी किए हैं। तो उससे हमारे देश के प्लेयर्स को थोड़ा सा फायदा होगा। वाडा की स्थापना की अगर बात करें, नवंबर 1999 में इसकी स्थापना हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। खेलों में डोपिंग के खिलाफ यूनेस्को अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2005 के द्वारा इसे मान्यता भी दी गई। ठीक है, इसके वर्क सेम है, जो इसके दोनों के वर्क लगभग सेम है। किसी भी देश में ऐसा डोपिंग टाइप का कुछ ऐसे केसेस होते हैं तो उसको रोकना। इसके अलावा
खिलाड़ियों को या प्लेयर्स जो होंगे उनको आश्वस्त करना कि आप अगर गलत नहीं हैं तो, या आपके साथ एक्सीडेंटली ऐसा कुछ हुआ है कि स्टेरॉइड वगैरह आपने ले लिया और आपको नहीं पता चला, तो उससे भी आपका बचाव किया जाएगा। हालांकि इसमें नुकसान काफ़ी कई बार खिलाड़ियों का हो जाता है, प्लेयर्स का हो जाता है, बट फिर भी ये कोशिश अपनी तरफ से करते हैं। भारत वाला कानून थोड़ा इनसे सख्त होगा, इनसे थोड़ा सा अच्छा होगा, ऐसा हम उम्मीद कर सकते हैं और हम कोशिश भी यही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये है ट्रेड रिलेटेड एनालिसिस ऑफ फ्लोरा एंड फोना को लेकर के, फ्लोरा एंड फोना इन कॉमर्स, जिसका शॉर्टकट है ट्रैफिक। ठीक है, इसके संबंध में पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन सत्य है। ट्रेड रिलेटेड एनालिसिस ऑफ फ्लोरा एंड फोना इन कॉमर्स, ठीक है, इससे रिलेटेड कौन सा कथन सत्य है इसमें से, तो ये पूछा जा रहा है। तो पहला है ट्रैफिक संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत एक ब्यूरो है। पहला क्वेश्चन ये, पहला हमारा स्टेटमेंट ये है। दूसरा है ट्रैफिक का मिशन यह सुनिश्चित करना है कि वन्य पादप, मतलब वन्य पादप का मतलब हो गया वाइल्ड प्लांट एंड एनिमल, ठीक है, के व्यापार से प्रकृति के संरक्षण को खतरा ना हो। ठीक है, किसी भी जो भी पेड़ पौधे हों, जो जंगल के पेड़ पौधे वाइल्ड प्लांट हैं, अगर उनका व्यापार हो रहा है या एनिमल का व्यापार हो रहा है तो उससे इन्वायरमेंट को खतरा ना पहुंचे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी भी जानवर को एक्सटिंक्ट कर दो, खत्म कर दो, ऐसा ना हो। ऐसी स्थिति में जो है उनको ना किया जाए, इस चीज को देखता है। या फिर ये इसके अंतर्गत एक संस्था है। ठीक है, दो स्टेटमेंट है, तो ये इसके अंतर्गत एक संस्था नहीं है, ये अलग है। ओके, इसके अंतर्गत नहीं आता और ये वाला बिल्कुल सही है, ये काम करता है ये, लेकिन ये वाला काम नहीं करता। इसकी स्थापना जरूर देख लेते हैं। 1976 में इसकी स्थापना हुई थी, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की, बट इसके अंतर्गत ये नहीं आता, तो इसका आंसर हो जाएगा केवल दूसरा। ठीक है, ये क्वेश्चन आया है तो इससे रिलेटेड हमारे पास एक आर्टिकल है, उसको देखते हैं। इससे रिलेटेड जो हमारे पास आर्टिकल है, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट, जो ह्यूमन और वाइल्ड लाइफ के मतलब जंगली जीवों के बीच कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, जिसके वजह से कई ह्यूमन और कई वाइल्ड लाइफ को या जंगली जीवों को खतरा होता है, उस चीज के बारे में एक आर्टिकल था, उससे इससे रिलेटेड था, तो इसके बारे में थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। हमारे वन, पर्यावरण और जलवायु पर्यावरण मंत्री ने लोकसभा को जानकारी दी कि ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट में अभी जो 2022 का डेटा है उसमें वृद्धि हुई है, पहले के हिसाब से अब थोड़ा सा ज़्यादा होने लगा है। तो इसकी वजह क्या हो सकती है? इसकी वजह अगर हम समझें तो उनके आवास पे तो हमने कब्जा कर लिया है, ठीक है, जंगलों की संख्या कम हो रही है, इसके अलावा पानी कम हो रहा है, पानी की तलाश में कई जीव आबादी की ओर चले आते हैं, तो ये सब चीज़ों की वजह से ये हो रहा है। तो इसके बारे में और थोड़ा सा समझते हैं। इससे संबंधित जो डेटा है 2018-19 और 20-21, ठीक है, 18-19 और 20-21 में बिजली के करंट से हाथियों की संख्या, जो हाथी मरे हैं उनकी संख्या जो है 222 है। 222 इस यहाँ से यहाँ तक में मारे गए हैं। ठीक है, दूसरी चीज है अवैध शिकार के चलते इतने 29 टाइगर्स मारे गए हैं 2019 और 2021 के बीच। इसके अलावा इतने और मरे हैं 197 और मरे हैं, जिनकी अभी जांच चल रही है कि इन्हें भी ऐसे ही मारा गया है या नहीं। इसके अलावा हाथियों के जो हमले हैं ना, उसमें इतने लोग मारे गए 1579 लोग मारे गए हैं, ये सिर्फ हाथियों के हमले से है। और सबसे ज़्यादा डेथ हुई है महाराष्ट्र में। ठीक है, इसके अलावा ये डेटा है थोड़ा थोड़ा, ये आपके लिए ज़रूरी नहीं है, मेन डेटा जो था वो मैंने बता दिया। इससे संबंधित जो एक्ट है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है, और एक और है नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ NBWL। ठीक है, तो इन दोनों के बारे में समझेंगे। तो इसके जो प्रावधान है इसमें क्या है और ये किस प्रकार से बना था, इसको थोड़ा सा देखते हैं। ये वाला एक्ट 1972 में बनाया गया था, जो वाइल्ड लाइफ और फ्लोरा और फोना से संबंधित था, इनको कैसे बचाया जाए इससे संबंधित था। लेकिन जब ये बना था ना, तो ये राज्य सूची का विषय था, लेकिन 1976 42वें संविधान संशोधन 1976 में इसे समावर्ती सूची में डाल दिया गया। समावर्ती सूची में डाले जाने का मतलब ये है कि अब इसमें राज्य भी कानून बना सकती है और केंद्र भी।
तो ऐसा क्यों था? क्योंकि देखो जंगल जो है ना राज्य का विषय होता है, जंगल जो है राज्य का विषय होता है, तो जंगल से जुड़ी चीज थी इसलिए इसे राज्य सूची में पहले रखा गया था, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स आई इसकी वजह से इसे प्रवर्ती सूची में डाल दिया गया। संविधान के अनुच्छेद 51 ए जी के तहत हमारा मौलिक कर्तव्य है, इसमें लिखा हुआ है कि हमारा मौलिक कर्तव्य है कि हम फ्लोरा और फ्लोना की रक्षा करें जो प्रकृति के लिए आवश्यक है। तो ये दो चीजें अपन को जरूर याद रखनी है, ये वाला हमारा कर्तव्य है, ठीक है, हमारे मौलिक कर्तव्य में आता है, और ये वाला संवैधानिक प्रावधान है। इसके अलावा हमारे डीपीएसपी के आर्टिकल 48 ए के तहत राज्य पर्यावरण संरक्षण उसको बढ़ावा देने का काम करेगा और देश भर में जंगल एवं वन्य जीवों की सुरक्षा के दिशा में कार्य करेगा। तो ये भी ध्यान रखना है। इसके तहत आर्टिकल 48 ए में है ये वाली बात, ठीक है। जंगलों के बारे में, फ्लोरा और फौना के बारे में 51 ए जी इसमें है। तो ठीक है, ये हमारा मौलिक कर्तव्य है, ये हमारे डीपीएसपी में है। इसके अलावा ये वाला आर्टिकल हमें ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा थोड़ी सी और हमें चीजें याद रखनी होंगी। ये वाला एक्ट प्लांट एनिमल मतलब फ्लोरा और फौना जो भी स्पीसीज हैं उनके उसकी रक्षा करने के लिए बनाया गया था। जम्मू और कश्मीर को छोड़कर बाकी पूरे देश पे लागू हुआ था। जब ये लागू किया गया था, जम्मू और कश्मीर थोड़ा सा अलग वो हो जाता था। इसके अलावा जब बना था ना, तो भारत में टोटल 5 राष्ट्रीय उद्यान थे, आज उनकी संख्या 101 हो गई है। तो आपको ये वाला डेटा याद रखना जरूरी है। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है स्टार्टअप से संबंधित। तो स्टार्टअप होता क्या है वो समझते हैं पहले। स्टार्टअप शब्द एक कंपनी के संचालन के फर्स्ट फेज को संदर्भित करता है, मतलब कोई कंपनी जब बन रही होती है ना, उसके फर्स्ट फेज को संदर्भित करता है, इसे हम कहते हैं स्टार्टअप, ठीक है। स्टार्टअप होता क्या है, काम कैसे करता है ये, इससे पहले मैं ये बता दूं, ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। मेक इन इंडिया के तहत आपसे किसी भी प्रकार के किसी भी पेपर में पूछा जा सकता है, तो इस वजह से इसको इग्नोर मत कीजिएगा। थोड़ा सा देखने में ग्लैमरस भले ही ना हो, लेकिन इम्पॉर्टेंट है। ये इंटरनेशनल ट्रेड से भी जुड़ जाता है, इसलिए और थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है। ओके, तो इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। स्टार्टअप एक या एक से अधिक इंटरप्रेन्योर द्वारा इस्टेब्लिश किए जाते हैं तथा इसे ऐसे प्रोडक्ट का डेवलप जो ऐसे प्रोडक्ट डेवलप करना चाहते हैं जिसकी मार्केट में डिमांड हो। इस प्रकार की कंपनी उच्च लागत और सीमित राजस्व के साथ शुरू की जाती है, ठीक है। लागत तो इसकी बड़ी होती है वो ठीक है, बट इसमें छोटे जो भी एंटरप्रेन्योर होते हैं वो कम लागत के साथ इसे शुरू करते हैं, तो ये इसकी एक खासियत हो जाती है। हमारे पास 2 प्रकार के स्टार्टअप हैं, अभी जो है 2 भागों में बांटा गया है। एक को मान्यता देता है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है। ये इसने जिन्हें मान्यता दी है, जिन्हें कहा है वो हैं 56 प्रकार के स्टार्टअप ऐसे हैं जिसे इन्होंने मान्यता दी है। इसके अलावा दूसरे प्रकार के जो सबसे ज्यादा स्टार्टअप हैं, इंटरनेट ऑफ थिंक, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एनालिटिक्स, ठीक है। इस तरह के जो हैं उनकी संख्या है 4500, अभी हमारे देश में इतने हैं, ठीक है। आज की डेट पे जो हमारे पास इतने प्रकार के हैं, ठीक है, इतने नहीं है, इतने प्रकार के हैं, और ये इतने प्रकार के इन्होंने मान्यता दी है। तो इन दोनों की थोड़ी सी अलग अलग खूबियां हैं। ये थोड़ा सा अलग लेवल हो जाता है, इसका लेवल अलग हो जाता है, तो इसके नाम से आपको समझ में आएगा। तो इस वाले जो स्लाइड है उसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगर 2016 की बात करें तो 2016 में भारत में 471 स्टार्टअप थे, ठीक है। आज बढ़कर हो गए हैं 72,993। तो ये जो हमारे प्रधानमंत्री जी द्वारा स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था, उसकी वजह से ये इतना हो पाया है। तो ये एक खासियत इसकी हो जाती है। तो इसके नंबर भी जरूर याद रखिएगा कि 2022 में लगभग भी ध्यान हो तो ठीक है कि 72,000 प्लस हो गए हैं, जरूरी नहीं है कि एकदम एग्जैक्ट नंबर हो, जो कि 400-450 थे 2016 में। ओके, स्टार्टअप इंडिया जो हमारी योजना है उसका हमारे देश के स्टार्टअप में क्या, हमारे देश में इससे फायदा हुआ है उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, और इसके क्या पॉइंट है, ठीक है। स्टार्टअप इंडिया एक्शन प्लान, स्टार्टअप इंडिया हब, इनकम टैक्स में 3 साल तक छूट दी जाएगी। इसके अलावा बाहर की जो मार्केट है ना, उसमें वहाँ पे भारत के जो स्टार्टअप होंगे उनको कुछ फायदा होगा, इसको बाद में समझते हैं। ये क्या है,
इस चीज को थोड़ा सा समझते हैं सबसे पहले। इसके स्टार्टअप इंडिया एक्शन प्लान जो है, इसके तहत क्या किया जाएगा, मार्गदर्शन दिया जाएगा। एक तो मतलब छोटे छोटे प्रोग्राम चलाए जाएंगे जगह जगह पे, हर शहर में ऐसे प्रोग्राम चलते हैं, जैसे एमएसएमई को लेकर के चलते हैं। उसमें जो जानकार लोग हैं, जो बिजनेस को समझते हैं, वो लोग आते हैं और लोगों को, जो वहाँ के नए स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहते हैं, ऐसे लड़के हैं या जो भी हों, उनको आकर उनको बताते हैं कि क्या क्या संभावनाएं हैं देश में, किस प्रकार से स्टार्टअप स्टार्ट किया जा सकता है। इसके अलावा उन्हें वित्तीय सहायता, मतलब पैसे, ठीक है, मनी प्रॉब्लम है अगर, क्योंकि मनी स्टार्टअप स्टार्ट करने के लिए मनी लगभग किसी के पास ऐसा इतना नहीं होता है कि वो अब खुद से स्टार्ट कर पाए। तो उन्हें किस प्रकार से पैसे मिल सकेंगे और कैसा प्रोजेक्ट वो लेके आए सरकार के सामने, तो और किसके पास लेके जाएं, सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि किसी भी मंत्री के पास ले जाएंगे तो नहीं चलेगा। तो किसके पास ले जाएं, किस राज्य किस शहर में किसके पास ले जाएं, तो उन्हें किस प्रकार से लोन मिल सकता है। ठीक है, स्टार्टअप इंडिया हब ये इंटरनेट से संबंधित है, इंटरनेट पे उसका जो प्रचार किया जाता है। इसके अलावा इनकम टैक्स जो है 3 साल तक, इस जो नए स्टार्टअप हैं अगर 2016 के बाद खुले हैं, ठीक है, तो 3 साल तक उन्हें किसी प्रकार का टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, मान लो वो 300 करोड़ लेता है, तो 3 साल तक उसे अज्यूम करो, इतना बड़ा, ये तो बहुत बड़ी वो हो गई, 3 साल तक इस पे ब्याज नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद उसे ब्याज देना होगा। इसके अलावा जो भी विदेशी मार्केट है, उसमें 15 से अधिक देश हैं जिनके साथ टाई अप है भारत सरकार का। नया जो स्टार्टअप होगा ना, वो अगर इन 15 देश में भेजा जाता है तो उनको कर में कुछ छूट दी जाएगी, मतलब उन्हें जो टैक्स देना पड़ेगा ना, उसमें कुछ छूट दी जाएगी, कुछ क्या काफी छूट दी जाएगी, जिसकी वजह से वो कोई भी इंटरप्रेन्योर जिसके पास इतने अभी सक्षम वो इतना नहीं है कि विदेशों में अपना सामान पहुंचा सके, उससे उसको मदद मिलेगी। तो ये कौन कौन से, ब्राजील है, स्वीडन है, रसिया है, पुर्तगाल है, यूके है, फिनलैंड है, नीदरलैंड है, सिंगापुर, इजराइल, जापान, साउथ कोरिया, कनाडा, क्रोएशिया, ये कतर और यूएई। ठीक है, अमेरिका भी हमारे इसमें साथ नहीं दे रहा है, वो भी शायद आगे जुड़ जाएंगे। तो ये सब चीजें हैं, इस प्रकार से इसको समझ सकते हैं। तो ये था आज का डिस्कशन, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसे लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एट द स्टडी।